गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एमपीडिया में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। पढ़ते हैं कंप्यूटर नॉलेज एंड अवेयरनेस फॉर वेरियस एग्जाम्स, एमपी पटवारी, आईबीपीएस, एमपी कोऑपरेटिव बैंक्स और जिस भी एग्जाम में जो आने वाले अपकमिंग हैं और जो चल रहे हैं, होने वाले जो एग्जाम्स जिनकी डेट्स आ गई हैं, उन सभी वेरियस एग्जाम्स में जहां भी कंप्यूटर्स पूछा जा रहा है उसका पूरा सिलेबस हम तैयार करवा रहे हैं और उसका चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं काफी। कहां से? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेके पूरे आपके एक्सेस तक जो रह गया है वो है आपका इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस हमने पढ़ा दिए हैं, बेसिक्स हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी देख लिए हैं, मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम भी देख लिया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर सिस्टम का ओएस वगैरह, ये सबका भी हमने एक बार ओवरव्यू देख लिया चैप्टर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम देखेंगे इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट, चलिए पढ़ते हैं। इंटरनेट, नेटवर्किंग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर वही है, चैप्टर 9, लेकिन इंटरनेट थोड़ा बड़ा है और नेटवर्किंग बड़ा है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में। ठीक है, द इंटरनेट इज बेस्ट, क्या चैप्टर 9 है ये, इंटरनेट टॉपिक है। द इंटरनेट इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑन अर्थ। ये क्या है? इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का पृथ्वी पर, कंप्यूटर्स का आपस में जोड़, कनेक्शन, ये जो नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क जो कहलाता है वो इंटरनेट ही कहलाता है। तो आप ये कहते हैं बिगेस्ट नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑन अर्थ, ये भी एक तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन पे घुमा फिरा के आए तो बता सकते हैं, एक तरीके से लॉजिक आपका चेक किया जाए इंटरनेट की थ्योरी पर तब। The internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suite TCP/IP to serve billions of users worldwide. ये क्या है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ये जरूर याद रखिएगा, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है, बिलियंस ऑफ यूजर्स को सर्विस देता है वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स है ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप दैट आर लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कई नेटवर्क्स का भी नेटवर्क कनेक्शन है कि बिलियंस में कई हजारों, लाखों, करोड़ों प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब इससे जुड़े हैं पूरे ग्लोब में, इलेक्ट्रॉनिकली, वायरली और वायरलेसली, थ्रू वायर और थ्रू वायरलेस के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल नेटवर्किंग के थ्रू भी, टेक्नोलॉजी के थ्रू ये आपस में सब जगह पूरी दुनिया को जोड़े हुए हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, interconnected computer networks or network of network. The internet carries an extensive range of information resources and services such as the interlinked hypertext documents of the world wide web and the infrastructure to support email. जो इंटरनेट है, एक्सटेंस इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ी रेंज इसके पास है, सर्विसेज है, सबसे ज्यादा कलेक्शन है रिसोर्सेज का, इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज है, जहां जहां जानकारी है, जहां जहां पेजेस बने हुए हैं, जहां जहां डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब इससे कनेक्टेड है, इससे जुड़े हुए हैं, इसके पास उसकी वैरायटीज हैं रिसोर्सेज की, और ये सर्विस भी है सच एज इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पूरी दुनिया में फैला हुआ एक वेब नेटवर्क है, मकड़ी का जाल है जो रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज देता है, साथ ही ईमेल को चलाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। ये है इंटरनेट थ्योरी। ठीक है, हमने थ्योरी इसलिए पढ़ाई की क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्या है, लैंग्वेज बनेगी, आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं।
थ्योरी का होना बहुत जरूरी है। आपके ब्रेन को सीधे एमसीक्यू या कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जा सकता, कोई क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, उसके लिए उसका पहले लिक्विड पार्ट पूरा फैला हुआ थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैसे काम करता है इंटरनेट, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। ये एक हमने इमेज निकाली है, इंटरनेट कैसे काम करता है। इसी इमेज के थ्रू हम आपको समझा देते हैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, फिर इन्हीं सारे पार्ट्स को, इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे। ये इसी पे ही क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं कंपोनेंट्स पे। समझ लेते हैं, यूजर बैठा है, हम और आप बैठे हैं, हमने वेब ब्राउजर पे टाइप किया, क्रोम पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, सफारी, ओपेरा, किसी पर भी www.something.com। फिर एक रिजॉल्वर होता है, डीएनएस रिजॉल्वर, एक रिजॉल्वर होता है, अलग जगह होता है दूर हमारे कंप्यूटर से। आपने ये डोमेन नेम लिखा, उसके पास गया ये इंटरनेट के थ्रू, उसने वहां के उस रिजॉल्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम ने, सॉफ्टवेयर ने पकड़ा कि कोई नाम आया है www.something.com करके। अब उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो वो तो पता नहीं है, तो उसने आईपी एड्रेस पता लगाने के लिए डीएनएस को भेजा। डीएस ने इसका एक आईपी एड्रेस निकाला कि हाँ, इस नाम से एक कोडिंग बनी हुई है, आईपी एड्रेस की, इंटरनेट प्रोटोकॉल बना हुआ है। उसने ये आईपी एड्रेस वापस रिजॉल्वर को दिया, रिजॉल्वर ने ब्राउजर को दिया कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, ये जो नाम लिख रहे हैं ना डोमेन www.something.com, ये कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड है। ब्राउजर ने, ब्राउजर के थ्रू वापस वो, ब्राउजर को अब आईपी एड्रेस मिल गया इसका, इस डोमेन नेम का, इस एड्रेस का, इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल गया उसे। फिर उसने वो आईपी एड्रेस कोडिंग को भेजा कहां, ब्राउजर सेंड्स दिस कोडिंग, HTTP गेट्स कमांड टू वेब सर्वर, वेब सर्वर को भेजा उसने। वेब सर्वर, सब जगह, कई जगह वेब सर्वर बने हुए हैं जहां पर रिसोर्सेस रहते हैं उनके सर्वर पर। उस वेब सर्वर पर गया, HTTP रीड करा उसने, HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसने प्रोटोकॉल को पढ़ा। हाँ, अब एक प्रोटोकॉल के थ्रू, एक नियम और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ये जानकारी वेब सर्वर में पहुंची है, वेब सर्वर उसे प्रोवाइड कराएगा। तो वेब सर्वर ने वो जो मांगा उस साइट का वेब पेज, वेब सर्वर रिटर्न्स HTML डाटा स्ट्रीम, वो डेटा जो वेबसाइट में जो डेटा है उसका पेज खोलने के लिए परमिशन दी, और वेब सर्वर ने उसे वापस हमारे वेब ब्राउजर को भेजा, और हमारे वेब ब्राउजर के सामने ये पूरा का पूरा वेब पेज खुल गया। ये था आपका इंटरनेट, ऐसे वर्क करता है। और हमने जो भी पेज खोला, जैसे हमने www.mpda.in खोला, या www. हमने mppsc.gov.in खोला, तब हमें, या MPPAB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट खोली, तो हमें उसके पेजेस दिख गया, हमें फॉर्म्स दिख गया, हमें एडवर्टाइजमेंट दिख गया, हमें रिजल्ट दिख गया। तो ये क्या कराता है, ये एक पूरी प्रोसेस थी, यही हमको फाइनली मिला। हमने नाम लिखा उसका, रिजॉल्वर ने उसको डीएनएस सर्वर में भेजा, डीएनएस सर्वर ने बताया कि हाँ ये चीज सही है, इसका ये आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस ने वेब ब्राउजर पे वापस आया, हमारे वेब ब्राउजर पे बोला ये सब ऑथेंटिक है। वेब ब्राउजर ने हमारे वेब सर्वर, दूर कहीं बैठे वेब सर्वर में भेजा, वेब सर्वर ने उस डेटा को, जो बनाया हुआ था इंडिया में था, क्योंकि इंडिया की साइट है .in, तो इंडिया का वेब ब्राउजर होगा, तो इंडिया का वो पूरा एमपीपीएससी की साइट पे जो जो लिखा हुआ था, वो सारे वेब पेजेस हमारे कंप्यूटर के वेब ब्राउजर क्रोम को दे दिए गए। ये था इसका इंटरनेट वर्किंग, ऐसे काम करता है इंटरनेट। अब हम देख लेते हैं थोड़ा आगे का इन कंपोनेंट्स के बारे में, क्या क्या है। इंटरनेट एक्सेस, पहले तो इंटरनेट जब एक्सेस करते हैं, जब इंटरनेट चलाते हैं, तो कनेक्शंस होने चाहिए। किस तरीके के कनेक्शन है, थोड़ा सा नेटवर्किंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन नेटवर्किंग में अलग पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्या क्या कनेक्शंस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की बात करी गई है, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला कनेक्शन आया था दुनिया में डायल अप कनेक्शन, टेलीफोन के थ्रू होता था, अलग से कोई ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं थे, एयरटेल, जियो, आइडिया वगैरह नहीं थे ये इंडिया में, तब BSNL ही और MTNL ही इंटरनेट प्रोवाइड करता था। ठीक है, एक तरीके सरकारी संस्था के पास ये राइट्स था, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था इंटरनेट प्रोवाइड करने का। जो प्राइवेट संस्था थी जो BSNL को प्रोवाइड करती थी, फिर BSNL हमको देता था, BSNL MTNL हो गया ये सब। तब डायल अप नेटवर्क, और डायल मतलब फोन घुमा के होता था, फोन के थ्रू। दिस टेक्नोलॉजी डायल्स इनटू द नेटवर्क थ्रू एन एग्जिस्टिंग फोन लाइन के थ्रू होता था, क्रिएटिंग अ सेमी परमानेंट लिंक टू द इंटरनेट। इसको सेमी परमानेंट इसलिए बोला गया है कि कई बार लिंक टूट जाती थी,
ये परमानेंट नहीं होती थी, चली जाती थी आ जाती थी, बफरिंग हो रही है फिर रुक जाती थी, नॉट कनेक्टेड फिर कनेक्टेड, ऐसा होता रहता था। मैंने डायल अप नेटवर्क के टाइम पे काम किया, इंटरनेट चलाया, सन 2000 की बात है जहां तक, या 2001 की बात है, तब डायल अप नेटवर्क होता था, मेरे यहाँ भी लगा था, तब हम लोग बीएसएनएल से यूज करते थे। ठीक है, ऑपरेटिंग ऑन सिंगल चैनल, एक सिंगल चैनल पर चलता था, सिंगलेक्स, मल्टीपल चैनल्स नहीं होते थे, एक ही चैनल होता था, वही चैनल खराब हो गया तो पूरा इंटरनेट रुक जाता था। ठीक है, पूरी तरीके से फोन लाइन पर डिपेंड था, मोनोपोलाइजेस द फोन लाइन एंड इज द स्लोएस्ट मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इंटरनेट। ये अब तक का दुनिया का सबसे स्लोएस्ट मेथड था इंटरनेट चलाने का। नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर होता था जो डायल अप नेटवर्किंग पे काम करता था। जब डायल अप नेटवर्किंग की खत्म हो गई, कनेक्शन ही खत्म हो गया, तो नेटस्केप नेविगेटर भी चला गया। उस वक्त की बात थी, 2000, 2001, 2002 की बात थी, जब डायल अप कनेक्शन हुआ करते थे। सबसे स्लोएस्ट है ये, यहाँ रख लीजिए, फोन लाइन पे चलता है, सिंगल चैनल होता है, स्लोएस्ट मेथड होता है, सेमी परमानेंट होता है। ये डायल अप नेटवर्क, डायल अप कनेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक होता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एडीएसएल और एसडीएसएल भी होता है, ऑगमेंटेड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। पहले 2010, 11, 12 में जो इंटरनेट था वो ब्रॉडबैंड तो था ही, लेकिन वो डीएसएल पे काम करता था। एडीएसएल एक मॉडेम सा लगता था जिसकी लाइट ब्लिंक करती थी बार बार, एडीएसएल डीएसएल। ये भी थोड़ा स्लो था लेकिन डायल अप से फास्ट था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। प्रोवाइड्स अ कनेक्शन टू द इंटरनेट थ्रू द टेलीफोन नेटवर्क। ये भी टेलीफोन के थ्रू काम करता था, टेलीफोन लाइन के थ्रू, फोन लाइन के थ्रू, लेकिन डायल अप की तरह ये नहीं होता था, उससे अच्छा होता है। डीएसएल कैन ऑपरेट यूजिंग अ सिंगल फोन लाइन विदाउट प्रोवाइडिंग नॉर्मल यूज ऑफ द टेलीफोन लाइन फॉर फोन कॉल्स। डीएसएल यूजेस द हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज यूज करता था, तो ये थोड़ा तेज चलता था उससे, लेकिन ये इंटरप्ट नहीं होती थी, ये लाइन चालू हो गई तो चलती रहती थी। इंटरनेट ऐसे कनेक्शन लॉस्ट नहीं होता था, नॉट कनेक्टेड नहीं होता था, ये कनेक्टेड ही रहता था। स्पीड स्लो थी लेकिन चलता रहता था, रुकता नहीं था। क्यों? अगर फोन भी आ जाए बीच में तो हम फोन भी अटेंड कर सकते थे, तो इंटरनेट भी चलता, बस इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाता था जब फोन आता था, लेकिन वो चलता था इंटरनेट। लेकिन डायल अप में ऐसा नहीं होता था, जैसे ही फोन आएगा ना कनेक्शन कट जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा वो। इसीलिए डायल अप के बाद डीएसएल आया। ठीक है, अब आज के दौर में ब्रॉडबैंड चल गया है। ब्रॉडबैंड this term includes a broad range of technologies, all of which provide high data rate access to the internet. Broadband provides a continuous connection. ठीक है, there is no dial-up in process required and does not hog lines. phone lines में interruption नहीं होता था, continuous connection होता है, अच्छा चलता है। आज भी फोन के थ्रू आता है, बीएसएनएल ब्रॉडबैंड देता है, फोन कनेक्शन मैंडेटरी है आपकी रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, आज भी एयरटेल भी ब्रॉडबैंड देता है, फोन कनेक्शन की डिमांड करता है, फोन कनेक्शन होना चाहिए। कई जगह जरूरत नहीं है, सीधे मॉडेम लग जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है जियो मियो के थ्रू, जियो फाइबर के थ्रू। ठीक है, वो सब ब्रॉडबैंड का ही पार्ट है। अब ब्रॉडबैंड थोड़ा फास्ट है, ब्रॉडबैंड स्पीड भी अच्छी है, और ये चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, 5-6 साल हो गए और अभी भी चल रही है ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड अब लेटेस्ट कह सकते हो। उसके बाद भी ब्रॉडबैंड से तो लेन कनेक्शन हो रहा था, RJ35 केबल कनेक्ट होती थी, 45 केबल कनेक्ट करती थी, लेन ईथरनेट से कनेक्ट होता था ब्रॉडबैंड भी। लेकिन अब क्या है, हम लैपटॉप मोबाइल यहाँ वहां लेके घूमते हैं। ठीक है, तो तार लेके तो घूम नहीं सकते, तो एक नया कनेक्शन और आया, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। इसका फुल फॉर्म तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, लाइए हम ही लिख देते हैं। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है। ये तो बहुत पहले ही आ गया था वाईफाई भी। वाईफाई इज द स्टैंडर्ड मेथड टू कनेक्ट अ हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क विया वायरलेस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। वाईफाई इज कन्वीनियंट फॉर मोबाइल इंटरनेट यूजर्स and can bring service to areas where wiring would be costly. Wi-Fi service range is short and penetration through building walls is limited. ये अच्छा भी था और तो कुछ limitations भी है इसकी। पहले तो ये हाई स्पीड देता है, लोकल एरिया कनेक्शन, वायरलेस रहता है, कहीं भी लेके घूम सकते हो, जरूरत नहीं है एक जगह मॉडेम फिट कर दिया, राउटर लगा दिया, उसके बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। वो जैसे अभी स्क्रीन पे भी इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है, वो भी वाईफाई वाला है। लैपटॉप में जिसमें आप देख रहे हैं उसमें भी वाईफाई ही लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वाईफाई की खासियत यह है कि शॉर्ट रेंज होता है, ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं होता, 15, 20, 25 मीटर तक, 30 मीटर तक मैक्सिमम, इसके आगे नहीं कर पाता। दूसरी बात, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं तो इसका
कनेक्शन स्लो हो जाता है, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो जाता है, ट्रांसमीटर रिसीवर को इंटरप्शन मिलता है, रुकावट मिलती है, इसलिए बिल्डिंग वॉल्स नहीं होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है, इसीलिए डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, वाईफाई नहीं मिल पाता। ये है एक नई टेक्नोलॉजी और आई है, आने वाली है, आई नहीं आने वाली है, लाईफाई, ठीक है, लाइट फिडेलिटी। इसमें क्या होगा, राउटर एक लाइट फेंकेगा जिससे आपके घर की लाइट जलेगी, या एक बल्ब जलेगा, वो बल्ब स्पेशल तरीके का लाइट लैंप होगा, उस लाइट की रेस को ही आपका मोबाइल लैपटॉप रिसीव करेगा, उस लाइट में ही एनर्जी होगी, बैंडविड्थ होगी, और उसी से ही आपका इंटरनेट चलेगा, उसे कहते हैं लाईफाई। इस पर भी रिसर्च चल रही है, आया नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्यों देखें, हमने तो ऐसे बता दिया आपको। वाईफाई का एक और वो होता है, वाईफाई तो ठीक है, वाईफाई का एक स्टैंडर्ड होता है IEEE, हो सकता है पूछा जाए लेवल इंस्पेक्टर वगैरह में, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे जब हमने देखे, आप भी थोड़ा सा देख लीजिए, ये चीज याद कर लीजिए, ठीक है ना। IEEE 802.11 स्टैंडर्ड का है, पहले तो A आया, फिर B आ गया, अब सुना है NB है, ये एक सीरीज चलती है ABC एडवांस वर्जन। IEEE 802.11 वाईफाई का एक स्टैंडर्ड है, तो ये आप याद कर लीजिए, कहीं आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप लगा दीजिएगा ऐसा 802.11। IEEE तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का एसोसिएशन है, उसका एक स्टैंडर्ड कोड है, वही डिसाइड करती है कि जैसे ISO होता है ना, वैसे ही IEEE होता है, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन पे आ जाए वाईफाई के केस में तो ये कोड याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। सब इसलिए बताना पड़ रहा है सब, क्योंकि पेपर्स में कुछ भी आ पा रहा है, कंप्यूटर से क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा ये सब बताना पड़ रहा है। इंटरनेट की बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, क्या है बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट, जिस पर इंटरनेट का सेटअप करा जाएगा, कनेक्शंस करे जाएंगे। बोला जाता है कि कई लोग बोलते भी हैं टेक्नोक्रेट्स उस वर्ड्स को, तो वो वर्ड्स, वो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। मॉडेम, मॉडेम का तो नाम खूब सुना होगा, क्या होता है मॉडेम, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है, मॉडेम मींस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मो मतलब मॉड्यूलेशन, अरे यहां मैं लिख ही देता हूं, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है। करता क्या है, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करता है। क्या मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट क्या होता है, चेंज करना और उसको नहीं चेंज करना, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इट इज अ डिवाइस दैट मॉड्यूलेट्स एनालॉग कैरियर सिग्नल्स टू इनकोड डिजिटल इंफॉर्मेशन, मतलब एनालॉग, ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, एनालॉग, इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, 0 1 1 0 0 1 0 1 बाइनरी में, इसको बाइनरी कहते हैं, इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी में एनालॉग सिग्नल्स को, ठीक है, वेव्स जो होती है उन्हें उसमें कर देता है, तो ये मॉड्यूलेट्स करता है, ये मॉड्यूलेशन है। एंड डीमॉड्यूलेट्स कैरियर सिग्नल टू डीकोड इंफॉर्मेशन, वापस जब दूसरी तरफ ये मॉडेम लगा रहता है, एक तरफ मॉडेम लगा रहता है फिर दूसरी तरफ भी मॉडेम लगाता है, वो इसी बाइनरी को वापस एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है ना। अ केबल मॉडेम प्रोवाइड्स एक्सेस टू डेटा सिग्नल सेंट ओवर द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडेम्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर फैसिलिटेटिंग इंटरनेट एक्सेस, ये इंटरनेट एक्सेस को फैसिलिटेट करने के काम आते हैं। केबल्स के थ्रू ऐसे जाएगा, फिर एक मशीन लगेगी उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी, तब वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल में जाएगा, तो मोबाइल के अंदर भी डीमॉड्यूलेशन होता है, वो वापस उसे एनालॉग में ले लेगी या डिजिटल में ले लेगी। तो मॉडेम का इसलिए जरूरत पड़ती है कि एक जो ओरिजिनल सिग्नल है उसे चेंज कर दे दूसरे फॉर्म में, फिर वापस वहां पहुंचे तो रिसीवर की साइड तो वापस उसको वापस उस ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर दे, इसे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इससे क्या है, एक्सेस कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट होता है, इसीलिए मॉडेम का यूज करा जाता है। अब हम देख लेते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी माने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट। ये एक एजेंसी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है। जियो का इंटरनेट लगवा लो, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर आ गया है, हैथावे है, डैन है, सिटी केबल है,
बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स आ गए हैं, वो नहीं कहा जाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यही होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगा है, बीएसएनएल क्या आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आपने काय का सिम लगी है, मेरे में आइडिया की सिम लगी है, आइडिया का 4G है मेरे पास, कुछ समय बाद 5G आ जाएगा, तो ये क्या है, आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड करे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। राउटर, कई जगह सुना होगा राउटर, राउटर और मॉडेम में कंफ्यूज मत हो जाइए। मॉडेम एक सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर वापस उसको उसी फॉर्म में ला देता है, उसे कहते हैं मॉडेम। लेकिन राउटर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह उस सिग्नल को फेंकता है। यहां राउटर लग गया है, वहां तक भेजना है 3 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पे हैवी राउटर लगेगा बड़ा वाला, ताकि वो आगे तक पहुंचा जाके। अगर नहीं तो फिर छोटे छोटे 10 लगाने पड़ेंगे, उससे अच्छा एक हैवी लगा लो। तो वही होते हैं राउटर्स। राउटर वाला रूट देने वाला, उनको एक जगह देने वाला, भैया आपको सीधा जाना है, इस तरफ आपको सिग्नल फेंकना है, इसे कहते हैं राउटर, ठीक है। A router connects two or more logical subnets and performs the functions of routing and forwarding information. Forwarding information, इंटरनेट एक्सेस को आगे तक भेजता है, राउटिंग करता है। राउटर लगा लो, दूसरे कमरे में भी आपके वो आ जाएगा, इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ जाएगी। आपके डेड जोन है घर में, आपके बाथरूम में इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा, तो आगे 3 कमरों बाद आपने एक और राउटर लगा लिया छोटा सा, वो रिपीटर या राउटर जो भी कह लो, तो आपके इंटरनेट कनेक्शन को वो आगे तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये होता है राउटर। आईपी एड्रेस, आईपी माने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेवल असाइन टू ईच डिवाइस। ये एक न्यूमेरिकल लेवल होता है जो हर डिवाइस, कंप्यूटर, प्रिंटर पे होता है। सही बताऊं तो वेबसाइट का भी एक आईपी एड्रेस होता है। पार्टिसिपेटिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक आईपी एड्रेस क्या होता है, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एक नियम, इंस्ट्रक्शन, एक रूल सेट बनाया गया है, एक न्यूमेरिकल लेवल बनाया गया है जो पहचान करता है कि हाँ ये जेन्युइन है। असाइन टू हर डिवाइस के लिए बना होता है। पार्टिसिपेटिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो डिवाइस जो इंटरनेट चला सके उस पर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बनता है, अपने आप बाय डिफॉल्ट बनता है, बनाना पड़ता है। जैसे हर मोबाइल का IMEI नंबर होता है ना रिकॉग्निशन के लिए, वैसे इसका भी। आईपी एड्रेसेस आर बाइनरी नंबर। एक्चुअली ये बाइनरी होते हैं, ये जो होते हैं ना वो बाइनरी होते हैं, लेकिन हम उसे बाइनरी के फॉर्म में नहीं देख पाते। कंप्यूटर उसे वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। ओएस उसे बाइनरी में, सॉफ्टवेयर जो होता है उसे बाइनरी में रीड करता है, लेकिन हम उसे एंट्री बाइनरी में नहीं करते, हम उसे डिजिट्स में करते हैं, न्यूमेरिकल्स में एंट्री करते हैं। बट दे आर आईपी एड्रेसेस आर बाइनरी नंबर्स, बट दे आर यूजुअली स्टोर्ड इन टेक्स्ट फाइल्स एंड डिस्प्लेड इन ह्यूमन रीडेबल नोटेशंस। मतलब टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में लिखा होता है ताकि हम आसानी से लिख सके, टाइप कर सके, और इस तरीके से दिखाया जाता है कि ह्यूमन रीडेबल नोटेशंस, मतलब इंसान उसे पढ़ सके। अब ये क्या लिखा है, आप पढ़ पा रहे हैं 172 16 254.1 पढ़ पा रहे हैं ना, लेकिन सिस्टम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ता। सिस्टम इसके पीछे जाएंगे ना, जब मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो इसको 1001001 ऐसे रीड करेगा, इसको 16 को कुछ और रीड करेगा, फिर इसको 254 को 111001 ऐसे रीड करेगा, 1 को 00001 में रीड करेगा। ये सिस्टम रीड करता है, लेकिन हम इसे ऐसे पढ़ते हैं। इसको कहते हैं IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, मतलब 4th वर्जन है, ठीक है। अब लेटेस्ट जो चल रहा है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 या लेयर 6, जो भी कह लो, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। इसमें तो 4 सबनेट है, 1 2 3 4, इसमें 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें डॉट लगता है, हर चीज के बाद एक डॉट लगा हुआ है, देखिए डॉट, हर एक न्यूमेरिक के बाद डॉट लगा, लेकिन इसमें कोलोन लगता है, कोलोन, ये देखिए कोलोन, 2 डबल डिजिट लगी हुई है, 2 ऐसे, उसमें डॉट लगता है IPv4 में। IPv6 में 2 कोलोन लगते, एक कोलोन लगता है, 2 डॉट वाला वर्टिकल, ठीक है। एक कोलोन इनको सेपरेट करता है, इसमें डॉट सेपरेट्स करता है आप एक दूसरे को, इसमें कोलोन सेपरेट्स करता है। कभी आपके में आ गई इक्वेशन ऑब्जेक्टिव में,
तब आप इसको टिक करेंगे कि हाँ ये IPv6 का है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का है। ये अल्फा न्यूमेरिक रहता है और ये सिर्फ न्यूमेरिक रहता है। इसमें कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ये 8 है और ये 4 है। IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है? IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो है दोनों में। एक IPv ये IPv4 इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। MPPSC मेंस प्री में आया हुआ था। ये जो है एक तो ये 32 बिट का होता है, 32 बिट्स, ठीक है, और ये 128 बिट्स का होता है, याद रखिएगा। IPv4 ये अब आउटडेटेड हो गया, 5 सालों से IPv6 आ रहा है, उससे पहले IPv4 आता था। लेकिन इसमें अब भी कुछ पार्ट हमारा IPv4 रीड करता है कंप्यूटर का, ऐसा नहीं है। कुछ पुराने जो बने हुए वेबसाइट जो अभी भी IPv4 पे काम करती है, तो अभी भी कंप्यूटर को ऐसा नहीं है कि IPv6 से अलाउ करा, IPv4 भी अलाउ है उसे। 32 बिट्स का होता है, 128 बिट्स का होता है। मतलब इसके जो वो होते हैं ना, जैसे 192.168.255.8 ये एक 8 बिट्स का होता है, एक पार्ट इसका। ये भी 8 बिट्स का होगा, ये भी 8 बिट्स का होगा, ये भी 8 बिट्स का होगा। ये 8 इंटू 4 बार आ रहे हैं, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 बिट्स हो गई, ठीक है। 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 4 बार आई तो ये 32, इसीलिए 32 बिट्स का होता है। और इसमें क्या होता है, AB4 कॉलम लगाया 3 9 C, फिर कॉलम लगाया 1 2 AB कॉलम, कॉलन आया XY कॉलन आया 2 3 कॉलन आया 1 2 3 1 K, फिर कॉलन आया QZ, ठीक है। कितने होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। लाइए एक और कहीं डाल देते हैं अपन इधर, ठीक है ना। L ये होता है एक आपका 64 16 बिट्स का, ये भी 16 बिट्स का होगा, ठीक है। एक पार्ट इसका 16 16 16 16 16 और ये भी 16, ये 8 बार 16 आया है। 16 इंटू 8, 8 6 48, 8 1 8 12, 128 बिट्स, इसीलिए इसको 128 बिट्स कहा गया है। इसको 32 बिट्स कहा गया, इसको 128 बिट्स कहा गया है। ये ही आपका डिफरेंस है इसका, ठीक है। कहां पे थे हम? IP पे थे, यही डिफरेंस है, इसीलिए ये 32 बिट्स गिनेंगे इसको हम, और इसको हम 128 बिट्स बोलेंगे। ये याद रखिए, पूछ लिया जाए IPv6 कितने बिट्स का इंक्रिप्शन होता है, 128 बिट्स का और 32 बिट्स का होता है एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस कितना। अब HTTP देख लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एब्रीविएटेड इज HTTP, इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये सिर्फ इसको याद रखिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, डेटा को इधर से उधर भेजने के लिए, वेब पेजेस खोलने के लिए ये प्रोटोकॉल का यूज होता है। यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। www के ऊपर अगर हमें इंफॉर्मेशन यहां से यहां भेजनी है तो HTTP लगानी पड़ेगा, ये रूल, सेट ऑफ रूल लगानी पड़ेंगे HTTP, ठीक है। तो ही माना जाएगा कि आप जेन्युइन चीज खोलना चाहते हैं। अ क्लाइंट मेक्स एन HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग अ वेब ब्राउजर टू विच एन HTTP रिस्पॉन्स सेंट
फ्रॉम द वेब सर्वर की तरफ से, वहां से हम वेब सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं, वेब सर्वर हमको HTTP रिस्पॉन्स भेजती है। ठीक है, ट्रांसमिशन रिसीव HTTP के फॉर्म में होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक तरह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट के ऊपर। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को याद रख लीजिए, फुल फॉर्म याद रख लीजिए। ठीक है, आप इसका, ये बहुत जरूरी है फुल फॉर्म, नहीं तो पूरी की पूरी मेहनत पानी में फिर जाएगी, क्योंकि उठ के आएगा, ये आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, याद रख लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए ये जरूर पूछा जाएगा। जहां तक है हमें तो कई बार ये मिला है, जब भी हमने पुराने पेपर्स देखे हैं और एग्जाम्स के, हमको ये तो जरूर दिखा है। ठीक है, अब कोई इसके पढ़ के नहीं जाता, क्योंकि सबको याद है, बहुत कॉमन हो गया है। जो नए लोग आए हैं तो वो जरूर याद रखें। आप किसी से मिलेंगे कंप्यूटर नॉलेज वाले से, तो कहेगा अब ये सब नहीं आएगा तो बहुत ईजीएस्ट चीज है, लेकिन आपको तो पता होनी चाहिए ना ईजीएस्ट चीजें। डोमेन नेम सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम DNS, ये तो आ भी चुका था MPPSC प्री में, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया था। एक क्वेश्चन के 2 आंसर थे उसमें, कहीं जगह लिखा था डोमेन नेम सिस्टम, कहीं जगह लिखा था डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, इसको डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं, DNS सर्वर भी कह लेते हैं कई लोग। ये क्या है, हिरारिकल नेमिंग सिस्टम है, याद रख लीजिएगा, ये बनेगा क्वेश्चन। हिरारिकल नेमिंग सिस्टम यूज फॉर कंप्यूटर्स रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कंप्यूटर रिसोर्स सर्विसेज के लिए DNS की जरूरत पड़ती है, और इसे हिरारिकल नेमिंग सिस्टम कहता है। ये वेबसाइट का नाम डिसाइड करता है। इट ट्रांसलेट द कंप्यूटर होस्ट नेम टू द IP एड्रेस। इसी नाम से डिसाइड होगा कि उसका IP एड्रेस क्या बनेगा। ठीक है ना, होस्ट, कंप्यूटर होस्ट नेम का। तो डोमेन नेम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट, यहां हम बैठे हैं, हमने www.example.com टाइप किया, वो पहुंचा रिजॉल्वर पर, DNS रिजॉल्वर पर पहुंचा। ठीक है ना, या DNS रिकर्सिव रिजॉल्वर पर पहुंचा। ये एक CPU होता है। ठीक है, फिर इसने इसको आगे रिक्वेस्ट किया दूसरे रूट नेम सर्वर पर, रूट नेम सर्वर पर पहुंचाया इसे। ठीक है, ये एक हिरार्की है। रूट नेम सर्वर ने वापस भेजा रिस्पॉन्स यहां पर, फिर एक और गया TLD नेम सर्वर पर। ठीक है, इस पे भी इसने रिक्वेस्ट करा, डोमेन नेम गया example.com, TLD नेम सर्वर पर, TLD नेम सर्वर ने वापस रिप्लाई किया रिजॉल्वर को, भैया ये चीज यहाँ की है, ये जो वेबसाइट है वो इस बारे में बात कर रही है। फिर गया एक ऑथोरेटेड नेम सर्वर, थर्ड पार्टी सर्वर पे गया, एजेंसी पे जो इसको ऑथेंटिक करती है। ठीक है, थर्ड वाले पे, थर्ड हिरार्की ये बोलती है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। इस पर रिक्वेस्ट गई, इसने भी रिस्पॉन्स किया वापस, और इस पर तीनों को एक्यूमुलेट करके वापस एक IP एड्रेस कोड करके भेजा कि हाँ ये आपका IP एड्रेस है, वेबसाइट और आपके कंप्यूटर में मिला के ये IP एड्रेस बनता है, और फिर वेबसाइट्स खुलेगी। उसके बाद ये करता है डोमेन नेम, रिक्वेस्ट करता है, वो लोग DNS सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं वो हमें रिस्पॉन्स देता है। कोई वेबसाइट टाइप करेंगे तो वहां से इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, वेबसाइट अगर गलत होगी तो नहीं आएगी। अगर आपको लगता है, चलिए हम एक वेबसाइट खोल के देखते हैं। ठीक है, हमने एक वेबसाइट खोली www.unhoney.com। क्या होता है, खुलती है नहीं खुलती? ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं, मना कर दिया, एरर सा आ गया। unhoney.com नाम की कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, चलिए हम दूसरी खोलते हैं www. आपको लग रहा है खुल नहीं रहा हो तो हम SBI की खोल के देखते हैं। चलिए, SBI की खुल रही, मतलब इंटरनेट चल रहा है, लेकिन हम कुछ और www.फर्जीबैंकफ्रॉड.com, फर्जीबैंकफ्रॉड.com हमने एक डोमेन नेम डाला, एक एड्रेस डाला, URL डाला, कुछ नहीं खुला। दिस कांट बी, इसका मतलब DNS सर्वर ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। जो DNS सर्वर था, ठीक है ना, जो हिरार्की बनी थी, रूट नेम सर्वर, TLD सर्वर, ऑथोरिटेटिव सर्वर, उन सबने इसे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे नाम का कोई रजिस्टर्ड वेबसाइट नहीं है, इसका कोई IP एड्रेस www. या वेब सर्वर पर रिकॉग्नाइज नहीं है, ये इनवैलिड है। तो वापस आ गया। अगर ये सही साइट होती, जैसे SBI की हमने खोली, तो वेब सर्वर से DNS उसे फटाफट मिली सेकंड्स में रिजॉल्व करता, उसको फटाफट मिली सेकंड्स के अंदर उसका IP एड्रेस आता हमारे पास, हमारा IP एड्रेस उधर जाता, दोनों को मैच कराता कि भेजने वाला जेन्युइन है
और हम जिसे भेज रहे हैं वो जेन्युइन है, हम जिसने उसने जो मांग करी, रिक्वेस्ट करी, वो भी जेन्युइन है, वो भी सही है, वैलिड है, और फिर मिली सेकेंड्स के अंदर वेबसाइट खुल जाती, वेब सर्वर पर भी हिट करती, हमको HTML के फॉर्म में वेब पेजेस मिलते, डेटा मिलता, सब कुछ हो जाता, लेकिन सब 1 सेकंड के अंदर होता, इतनी फास्ट होता है इंटरनेट सर्विस। ठीक है, तो ये तब होता है पूरा नेटवर्क काम करता, जो हमने आपको बताया था। ठीक है ना, कहां बताया था? यहां पे ये चीज काम करती। अगर ये जेन्युइन साइट होती है तो पूरा प्रोसेस चलता है, अगर ये साइट इनवैलिड साइट होती है, गलत साइट होती है, तब ये यहीं से ही इनवैलिड हो जाता, या यहीं से ही ब्राउजर उसे मना कर देता, वेब सर्वर तक तो बात ही नहीं जाती, DNS सर्वर ही रिजेक्ट कर देता उसे। ये ऐसे काम करता है इंटरनेट, जो हमने आपको बताया, जो हम पढ़ा रहे थे आपको, डोमेन नेम, ये सब मिली सेकंड्स के अंदर होता है, 1 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फिर से नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही क्वेश्चन बनेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL का URL refers to uniform resource locator whenever we want to search any information on internet। हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, तब हमें URL डालना पड़ता है। ये URL ही तो है, www.internet.com डाल दिया हमने, एड्रेस है, हमें www.mppsc.gov.in, ये URL है प्रॉपर। ठीक है, www लगा के पूरा एड्रेस www.google.com gets converted to http://www.google.co.in। दिस इज नोन एज URL और वेब एड्रेस ऑफ योर रीजन। वैसे तो google.com है, लेकिन हम इंडिया में खोलेंगे तो google.co.in हो जाएगा। द मेन फैक्ट इज दैट देयर इज नो अदर वेबसाइट ऑफ द सेम नेम इन द वर्ल्ड। ये ऐसा इसलिए करा जाता है, URL एक स्पेसिफिक होता है कि कोई दूसरी वेबसाइट तो नहीं कॉपी हो रही है सेम नाम की, इसीलिए URL इंपॉर्टेंट है। URL को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसके पीछे की कोडिंग बहुत सिक्योर्ड होती है। चलिए हम देख लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं। यहां तो google.com ही खुला है, लेकिन यहां लैंग्वेज इंडिया की आ रही है सारी, तो ये इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो अपने आप बता देता है। कई बार yahoo.com करते तो yahoo.co.in हो जाता है, ये अपने आप कन्वर्ट करता है रीजन के हिसाब से। URL की बहुत खासियत होती है। URL कैसा दिखता है? URL कैसा दिखता है, आइए आपको एक बार URL दिखाएं। ये ऐसा दिखता है जो आप टाइप करते हैं। HTTP ये प्रोटोकॉल है, www ये सब डोमेन है, इसको याद कर लीजिए, सब डोमेन है। computerhope.com, example.com, find.com, internet.com, nwikipedia.com, mppsc.com, indianggovernment.com, mpedia.com, ये क्या है? डोमेन है, डोमेन। और .com क्या है? डोमेन सफिक्स है। कॉम मतलब कमर्शियल, कंपनी, कॉम, कॉमर्स के लिए होता है कॉम। ठीक है, ये उसके आगे ही पेजेस खुलते हैं, वो डायरेक्टरीज होती है, और ये वेब पेज .html लग जाता है तो पूरा का पूरा मतलब वेब पेज खुलने की कोशिश शुरू हो जाती है। ये पूरा वो URL ओवरव्यू है, याद रख लीजिए। प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन एंड डोमेन सफिक्स, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP होता है, अगर HTTPS लग जाए तो सिक्योर्ड मान लिया जाता है, इसका मतलब ये सिक्योर्ड है। इसका मतलब आपने एक अलग से एक लेयर ली है प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी, कहीं आपका कोई डेटा चोरी ना हो जाए वेबसाइट से, इसीलिए। नहीं तो HTTP लिखा आता है। HTTP हमने आपको बताया था ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसमें मैं S लगा दूंगा ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, S फॉर सिक्योर्ड। जहां भी S लगा होता है ना, वो साइट्स ऑथेंटिक होती है ज्यादा। और HTTP जहां नहीं, HTTP सिर्फ HTTP लिखा होता है ना, समझो वहां साइट वल्नरेबल है, गड़बड़ है, फ्रॉड भी हो सकती है, या ये साइट अभी नई बनी है, अभी इसने सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं लिया है। सिक्योर्ड का लाइसेंस होता है, मतलब इंश्योरेंस होता है एक तरीके से। ये हमने आपको HTTP URL बता दिया, HTTP थोड़ा सा बता दिया। वेब सर्वर क्या होता है ये भी बता देते हैं। A web server is a software and hardware that uses HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ठीक है, and other protocols to respond to client requests made over the world wide web। एक वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर क्या होता है? एक दूर कहीं सर्वर होता है जिसमें सारे वेबसाइट्स की चीजें स्टोर होती है।
एक सर्वर नहीं होता, ऐसे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, और एक कंपनी नहीं मेंटेन कर रही होती, कई कंपनियां मेंटेन कर रही होती है, वो सारी कंपनियों के सर्वर आपस में जुड़े होते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि एक सर्वर से, पर्टिकुलर सर्वर से डेटा आ रहा है, ऐसा नहीं है। आज आपने जो काम किया वो एक सर्वर से आ रहा है, शाम को कोई और साइट खोलने, कोई और डेटा रिसोर्सेज निकालने हैं तो किसी दूसरे सर्वर से आ रहा होगा, ठीक है। अब वेब सर्वर ये एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, मिक्सिंग होती है दोनों की सर्वर में, दैट यूजेस एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट के ऊपर जो डेटा इधर से उधर जाता है ना, उसका प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी, उस पे काम, उसका इस्तेमाल करता है, एंड दूसरे प्रोटोकॉल पे भी काम करता है। क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब पे पहुंचाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू पूरी दुनिया में पहुंचाता है, क्लाइंट कहीं भी बैठा हो। द मेन जॉब ऑफ अ वेब सर्वर इज टू डिस्प्ले अ वेबसाइट। वेब सर्वर का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो वेबसाइट को डिस्प्ले करता है, उसके कंटेंट को स्टोरिंग के थ्रू, जो स्टोर होते हैं, प्रोसेसिंग करता है उनको डिलीवर भी करता है, उनको पहुंचाता है वेब पेजेस को यूजर्स तक, हमारे और आप तक पहुंचाता है वो। बिसाइड्स एचटीटीपी, एचटीटीपी के अलावा वेब सर्वर एक और प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, उसे कहते हैं एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एफटीपी भी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस पर भी ये काम करता है, जो कि ईमेल के लिए, एसएमटीपी ईमेल के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, स्टोरेज के लिए, क्लाउड पे स्टोरेज करने के लिए पे काम आती है, और साथ ही फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी काम आता है। ये भी एक प्रोटोकॉल है, अभी दिखा देंगे आपको, बता देंगे क्या होता है। अब वेब सर्वर के एग्जांपल्स आपसे पूछ लिया जाए, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर आईआईएस, ये वेब सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से मेंटेन करिए। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, एक और सर्वर का नाम है अपाचे, हमने अभी तो 2 ही लिए है, तो 4-5, लेकिन आप 2 ही याद रख लोगे तो बहुत है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर एंड अपाचे, ये सब वेब सर्वर्स हैं। आपसे पूछा जाए वेब सर्वर के चलो नाम बता दो, तब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बोल सकते हो, अपाचे बोल सकते हो। ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, ये क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल्स, ये फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने के काम आता है। ये इंटरनेट पर भी इस्तेमाल होता है इसका, और नॉन इंटरनेट पर भी कर सकते हैं। इट गिव्स एक्सेस टू डायरेक्टरीज और फोल्डर्स ऑन रिमोट कंप्यूटर्स एंड अलाउ सॉफ्टवेयर, रिमोट डेस्कटॉप होता है ना, चला कोई दूर बैठे कोई आपका लैपटॉप ऑपरेट या कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू भी होता है। आपके पास एक लेन लाइन होनी चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, तो वहां से कर लेगा रिमोट डेस्कटॉप। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो रिमोट डेस्कटॉप नहीं हो पाएगा। इट गिव्स एक्सेस टू डायरेक्टरीज और फोल्डर्स ऑन रिमोट कंप्यूटर्स, दूर बैठे कंप्यूटर्स में, एंड अलाउज सॉफ्टवेयर डेटा एंड टेक्स्ट फाइल टू बी ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, कई कंप्यूटर के बीच में ट्रांसफर कर देता है फाइल को। एफटीपी, एफटीपी क्या होता है? मैंने अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से लेन केबल या ईथरनेट के द्वारा जोड़ दिया, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करा, तब भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नियम लगेगा उसके ऊपर, तब भी डेटा यहां से वहां चला जाएगा। और अगर इंटरनेट होगा तो भी आराम से चला जाएगा। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी डेटा अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग एंड ट्रांसफर के काम आता है, डेटा के, ठीक है ना, फाइल्स को इधर उधर करने के। ये याद रख लीजिएगा, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म, एफटीपी का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है। एचटीटीपी तो हमने याद कराई था अभी। वेब पेज, वेब पेज के बारे में तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। वेब पेज क्या होता है? एक वेबसाइट के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, उन्हें ही वेब पेज या वेब पेजेस कहा जाता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन रिसोर्स दैट इज सुटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) and can be accessed through a web browser and displayed on a monitor or mobile। वेब पेज सब जगह खुल जाता है, ये मोस्टली HTML और XML के फॉर्म में होता है। दिस इंफॉर्मेशन यूजली इन HTML एंड XML। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये आगे आएगा, नहीं आएगा नहीं, पढ़ लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इससे कहते हैं HTML। अगर X लग जाएगा ना तो X को कहेंगे एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एडवांस वर्जन, HTML, XTML, कई बार XML भी बोल देते हैं इनको, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट एंड में प्रोवाइड नेविगेशन। वेब पेज HTML पे बने होता है, एक जो लैंग्वेज होती है, जो कोडिंग होती है, जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है ना, वो HTML होता है। वेब पेज में जो भी लिखा और दिखता हुआ है वो सब HTML के फॉर्म में दिखता है। ये सिर्फ वेबसाइट के लिए एक लैंग्वेज डिजाइन करी गई है। ये नेविगेशन करता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाया जाता है, इससे हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही ये पेज खुलते हैं। वेब पेजेस आर रिक्वेस्टेड एंड सर्व्ड फ्रॉम वेब सर्वर यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेजेस तभी खुलते हैं जब वेब सर्वर से रिक्वेस्ट परमिशन मिले और वो HTTP के ही प्रोटोकॉल के थ्रू वेब पेजेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, होम पेज, पहला पेज वेबसाइट का ही होम पेज कहलाता है। आप हमारे होम पेज में देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा बोलते हैं लोग, तो वो होम पेज कहलाता है। वेब ब्राउजर, सीधी सी बात है, वेब ब्राउजर क्या होता है? अब वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्रोम फॉर रिट्रीविंग, प्रेजेंटिंग, ट्रेवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, www में ये खुलता है वेब ब्राउजर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पे। और ये मेजर वेब ब्राउजर क्या? फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये क्या? वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, एग्जांपल्स पूछ लिया है तो बता दीजिएगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसी को ही खोल के आप इंटरनेट चला सकते हो। एक आपको एप्लीकेशन चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए, तो वेब ब्राउजर आपको वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, वो फॉर्म, वो माहौल देती है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक भी देख लेते हैं क्या होते हैं। अ हाइपरलिंक इन इज अ वर्ड, फ्रेज और इमेज, एक सेंटेंस, एक शब्द, एक लाइन और एक फोटो भी हो सकता है, दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू अ न्यू डॉक्यूमेंट और टू न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। कहीं आप नीला, हाइपरलिंक में क्या होता है, कोई भी आपने वेबसाइट खोली, कहीं कोई वर्ड दिख रहा है, उस पर आपने क्लिक करा तो आपको उस एक जगह पे ले जाता है, एक नए वेब पेज पे ले जाएगा या उसी पेज के नीचे कहीं ले जाएगा। एक लाइन होती है जिस पे आप क्लिक करेंगे और नीचे ले जाता है, दिखा, एक पट्टी नहीं चलती कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, क्लिक कर दिया आपने उस पट्टी पे तो सीधे एक नई विंडो खोल देगा, नीचे ले जाएगा डिटेल्स पर। ठीक है, एक इमेज आती है, प्लीज क्लिक हियर, वो एक इमेज है, उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जाया जाता है। तो ये क्या है? वो हाइपरलिंक्स कहलाते हैं एक्चुअली। हाइपरलिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस, ज्यादा सभी वेब पेजेस में होते हैं। अलाउ यूजर्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज, पेज से दूसरे पेज जाने के लिए उनमें मदद करता है। हाइपरलिंक्स यूजुअली अपीयर्स एज अंडरलाइन टेक्स्ट एंड इन अ डिफरेंट कलर, ज्यादातर नीले रंग के ही होते हैं हाइपरलिंक्स। एक अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन होती है और नीले रंग के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, बट दे मे आल्सो अपीयर एज ग्राफिक्स, बटन्स एक्सेट्रा। आइए आपको हाइपरलिंक ही दिखा देते हैं। हमने कोई साइट खोली, हमने समझिए nwikipedia.com खोला, हमने मध्य प्रदेश को सर्च किया, चलिए मध्य प्रदेश, ठीक है, हमने मध्य प्रदेश को सर्च किया। ठीक है, हम कहाँ गए? विकिपीडिया में चले गए। ठीक है ना। अब ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सब क्या? हाइपरलिंक्स है। मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया, इट्स कैपिटल इज भोपाल एंड द लार्जेस्ट सिटी इज इंदौर। हम और भी सिटी है ग्वालियर, हमने ग्वालियर को क्लिक कर दिया तो ग्वालियर पे पहुंच गए। हमने यहां से मराठा सिंधिया डायनेस्टी की बात करी तो सिंधिया डायनेस्टी का पेज खुल गया, सिंधियंस का। ये हाइपरलिंक्स होते हैं ब्लू ब्लू कलर में, ये आपको कई जगह मिल जाएंगे। ठीक है, इमेज के फॉर्म पे भी होते हैं। अगर हम india.gov.in खोलें तो इंडिया का पोर्टल, ये क्या है? मन की बात पे क्लिक करूंगा तो प्रधानमंत्री की मन की बात आ जाएगी, आज क्या मन की बात करी है उस पर, उसका एक अलग पेज खुल जाएगा यहां पर। ये सब क्या है? ये हाइपरलिंक्स हैं। ठीक है, इनको हाइपरलिंक्स ही कहा जाता है। हमने हाइपरलिंक्स पढ़ा दिया आपको। और ये जो पेजेस बने हुए ना, ये जो लैंग्वेज है पेज की, ये सब HTML पे बनी है। ये जितनी बार लिखा हुआ है ना, लिखावट है ये सब, ये आपको दिख रहा है, ये सब जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये HTML लैंग्वेज है। ये इमेज, ये नीचे लिख रहा है स्पॉटलाइट, विद्यांजलि, यूनिवर्सल सर्विस ऑफ फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, ये सब HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वेबसाइट के लिए, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज कहते हैं, ये होती है। ठीक है ना।
इंस्टेंट मैसेजिंग देख लेते हैं फटाफट। ईमेल नहीं देख रहा है, ईमेल तो बहुत नॉर्मल चीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम उस पर बात नहीं करेंगे, तो हर कोई जानता है। इंस्टेंट मैसेजिंग देख लेते हैं। पूछ लिया जाए इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? सेकंड्स में मैसेज करना, चुटकियों में मैसेज करना इंटरनेट के थ्रू, इसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग इज द जस्ट अपोजिट ऑफ ईमेल। जैसे ईमेल होता है ना, वैसे ही इंस्टेंट मैसेजिंग भी होती है। इट मींस दैट फॉर सेंडिंग एन इंस्टेंट मैसेज वी नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर मैसेंजर बिटवीन टू पर्संस। दिस इज यूज्ड इन मोबाइल्स। ऐसा नहीं है, मोबाइल्स की बात नहीं है, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, सब पे आप ये यूज कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टेंट मैसेजिंग का। आईएम करके आता था पहले, अब हट गया, पता बहुत सारे आ गए हैं। व्हाट्सएप क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग ही तो है। हाइक क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है। वाइबर वगैरह ये सब क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग थे, है, मतलब आप मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स खुल जाता है कहीं फटाफट, कोई भी साइट खोलते हो उसमें नीचे एक चैट बॉक्स आ जाता है, ठीक है, वो क्या है? वो इंस्टेंट मैसेजिंग। आप इंस्टेंट मैसेज करते हैं, वहां से इंस्टेंट रिप्लाई आता है। व्हाट्सएप क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है, इंटरनेट के थ्रू आपको मैसेज भी आता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट्सएप है, मैसेंजर है फेसबुक का, ये सब क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है। याहू मैसेंजर भी था इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट बॉक्स। वर्ल्ड वाइड वेब देख लेते हैं फटाफट क्या होता है, बहुत बात कर ली। वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीवेटेड एज WWW और W3 कॉमनली नोन एज द वेब। वेब मतलब मकड़ी का जाला, जाला होता है ये वेब, ठीक है। ये वेब्स बनी है, फिर वेब, ये मकड़ी के जाले जैसा होता है। ये सब नोड्स जो दिख रही है ना, ये सब कनेक्शंस है, नेटवर्क्स हैं ये सब, ठीक है। इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़े हुए हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे वेब पेजेस का एक समूह है। जितने पेजेस बनाए गए ना इंटरनेट पे, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं इंटरनेट पर या वेबसाइट्स है, उन सबको आपस में जोड़ के रखा है। डेटा एक्सेस्ड विया द इंटरनेट। ये वर्ल्ड वाइड वेब का ही के थ्रू ही होता है। एक डिजाइन किया गया सिस्टम जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया, ठीक है। ये नेटवर्किंग का एक एग्जांपल है बेस्ट। वर्ल्ड वाइड वेब किसने डिस्कवर किया था? हु इन्वेंटेड? ये भी क्वेश्चन कई बार आया, अब नहीं आता, लेकिन पहले तो आज से 5 साल पहले हर एग्जाम में आया था इंडिया के। टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब डिजाइन किया था। बताया था कि एक सर्वर में हम ऐसी चीजें डालते हैं जो सारे वेब्स को या इंटरनेट के थ्रू चीजें एक दूसरे को मिल जाए, जुड़ जाओ, सबके लिए ओपन रहे, रिसोर्सेज उनको मिल जाए आसानी से। बस इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट का पेमेंट किया होना चाहिए उनके पास, ठीक है। ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहला इंटरनेट जो सुविधा थी, सबसे पहला ARPANET आया था। जो पहला इंटरनेट आया था ना दुनिया में, वो ARPANET था, ठीक है ना। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों ने बनाया था, मिलिट्री डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का। उन्होंने कहा था, बाद में से यूनिवर्सिटीज को दे दिया गया था। 3 यूनिवर्सिटी ने इस नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपस में डेटा शेयर करा, उसको ARPANET कहा गया। मिलिट्री डिपार्टमेंट ने अमेरिका के अपने मिसाइल्स वगैरह, सैटेलाइट्स के लिए डिजाइन किया था ये इंटरनेट नेटवर्क ARPANET। बहुत पहले 1969 में करा गया था, 1969 में ऐसा ARPANET बनाया गया था। तब से अब चला ही आ रहा है, कई नाम हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ये वर्ल्ड वाइड है। अब ईमेल की बात कर लेते हैं, ये ईमेल का पार्ट है, ठीक है। हम आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं ना लेफ्ट राइट में, इट्स एन ईमेल, ठीक है। ये ईमेल की चीज है। ईमेल जब हम करते हैं ना, तो हम टू होता है, टू में तो हम एड्रेस लिख देते हैं उसका, अपने दोस्त का, ठीक है ना, xyz@gmail.com, ठीक है ना। लेकिन उसके नीचे भी हमें और लोगों को देना होता है, तो उसे कहते हैं सीसी, कार्बन कॉपी, सीसी। In an email indicate those who are to receive a copy of message addressed primarily to another. The list of CCD recipients is visible to all other recipients of the messages. मतलब जो हम इस XYZ अपने दोस्त को भेज रहे हैं ना ईमेल, या कंपनी को भेज रहे हैं, उसके नीचे और भी ऑफिसर्स और भी फ्रेंड्स को हम भेज सकते हैं, उनके भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना, बहुत सारे। तो उनको दिखाई देगा कि हमने किस किस को भेजा है। इसमें 4 लोगों को भेजा, चारों को दिखाई देगा कि हमने इसको भेजा, इसको भी दिखाई देगा कि हमने इनको भेजा है। इसे कहते हैं कार्बन कॉपी। एक ही मेल को 5-6 लोगों को, 8-10 लोगों को भेजना, उसे कहते हैं कार्बन कॉपी। एक और होता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैंने कभी करी नहीं है, CC जरूर करा है, BCC नहीं करा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड होती है, ये भी ये हिडन नोटिफिकेशन के लिए होती है, छुपा, याद रखिए, हिडन, छुपा के रखने के लिए। मतलब आपने XYZ को तो मेल करा, BCC के टू में तो XY अपने दोस्त का नाम लिख दिया, दोस्त को ईमेल करा या अपनी कंपनी को ईमेल करा, रेजिग्नेशन लेटर ईमेल करा, साथ में आपने औरों को भी भेजा ये रेजिग्नेशन लेटर अपना। लेकिन इसको नहीं पता कि आपने इसको भेजा, इसको नहीं पता कि आपने इसको भेजा, इनमें से किसी को नहीं पता कि किस किस को गया था।
तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, सामने वाले को पता नहीं चलता कि यही मेल कितने लोगों को भेजा गया और किन किन को भेजा गया, इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल के लिए होती है। Recipient listed in the BCC field receive a copy of the message but are not shown on any other recipient's copy, मतलब दूसरों को नहीं पता चलता है किस किस को भेजी है, ठीक है। ये होता है BCC ECC। चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं BCC वगैरह ECC। समझिए, हमने ये मेल किया, हमने एक नया मेल बनाया, ठीक है। ये टू फ्रॉम, हमें किसी XYZ को ईमेल करना है और हमें साथ में BCC CC BCC करना है, तो ये पट्टी खुल गई CC कार्बन कॉपी की, ठीक है। ये हम भेज देंगे और ये BCC की पट्टी खुल गई। यहां पर भी हम इस स्टेप में हम अपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेज सकते हैं। इसमें पता चलेगा सबको कि हाँ इसको भेजी गई है कार्बन कॉपी, लेकिन BCC वाले को नहीं पता चलेगा कि किस किस को भेजी गई है। ये होता है 2CC एंड BCC ईमेल के लिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस आ गए। थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, जितना समझा सकते थे समझा लिया। हम MCQs पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 30-40 क्वेश्चंस हो गए, टफ होंगे, थोड़ा डिफरेंट होंगे, लेवल अप होगा, एक आध इजी भी हो सकता है, लेकिन जो और जगह नहीं पढ़ा रहे हमने तो वही पढ़ाया है। देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। इंटरनेट इज, क्या होता है इंटरनेट? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। इंटरनेट इज अ लोकल कंप्यूटर नेटवर्क, नहीं लोकल नहीं है, वर्ल्ड वाइड है ये। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ये लगभग सही हो सकता है। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, बिल्कुल है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, हाँ नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर से कई नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, ये इंटरकनेक्टेड भी है, ये भी हो सकता है। ये तो और अच्छा आंसर दिख रहा है, उसका डी पे वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो और अच्छा हो गया आंसर। विच यूज अ कॉमन प्रोटोकॉल, हाँ TCP IP प्रोटोकॉल पे काम करता है, टू कम्युनिकेट विथ अनदर, बिल्कुल सही है। आंसर बेस्ट ये होगा डी, ठीक है। इंटरनेट इसका ऊपर, विच ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट बी एन, हर वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे होना चाहिए IBM का कंप्यूटर नहीं, उसके अंदर यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंटरनेट कंपैटिबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हैव अ मॉडेम कनेक्शन होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि मॉडेम का कनेक्शन हो, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। देखिए अब 2 आंसर हो रहे हैं। उसके पास एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए। इंटरनेट कंपैटिबल होना चाहिए, इंटरनेट कंपैटिबल तो हर कंप्यूटर है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आंसर जो होगा उसका बी होगा, यूनिक IP एड्रेस, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। हम आपको एक बार IP एड्रेस भी दिखा देते हैं। आप कहेंगे कि सर IP एड्रेस भी नहीं बताया। चलिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे गए, नीचे गए, ये रहा, ये प्रॉपर्टीज आई, ये SSID आई, ये वाईफाई है 802, देखिए वाईफाई का जो हमने बताया था 802.11 AC है ये, ठीक है। 5 GHz का बैंड है, 36 नेटवर्क चैनल कनेक्ट हो सकते हैं। ये रहा IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, दिख रहा है आपको? अरे यार, ये देखिए वाईफाई प्रोटोकॉल है, वाईफाई का कोड है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, 8 स्पेसेस है, 8 ब्लॉक्स है इसमें। मतलब ये IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, मतलब 128 बिट का है ये, ठीक है। ये IPv एड्रेस, DNS सर्वर का ये एड्रेस है, जो DNS सर्वर से कनेक्ट है इस वक्त, उसका एड्रेस ये है। IPv4 एड्रेस 192.168, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का एड्रेस, वो भी चला आ रहा है अभी भी, ठीक है ना। इसमें 4 होते हैं, 4 ब्लॉक्स, मतलब 32 बिट्स का है ये आप देख सकते हैं। ये आपका IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस के बारे में बताया गया है। ये आपको एक लाइव दिखा दिया गया है, ये हमारा है। अभी सिक्योरिटी कंसर्न ना बैठ जाए, कॉपी पेस्ट करके कोई हमारे में सेंध ना लगा दे, कुछ मिलेगा तो है नहीं, ठीक है। यूनिक IP एड्रेस की बात करी थी हमने, ये है, ये आंसर है इसका। इंटरनेट यूजेस, सर्किट स्विचिंग नहीं, टेलीफोन स्विचिंग अब बंद हो गया है, टेलेक्स नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं। पैकेट स्विचिंग है। क्यों पैकेट स्विचिंग कहा जाता है इंटरनेट को?
जब हम कोई इमेज या कोई लाइन या कोई डेटा भेजते हैं ना, तो वो 1000 या मल्टीपल्स पैकेट्स में टूट जाता है, और एक पैकेट का हर एक बाइनरी कोड होता है 01110, एक डिजिटल कोड होता है, वो पहुंचता है दूसरे कंप्यूटर में, वो उन हजारों पैकेट्स को वापस एसिमुलेट करता है, वापस जोड़ता है, और वापस एक इमेज तैयार हो जाती है। तो बाइनरी डेटा मूव करा, लेकिन वहां पहुंच के उसने उसे एक इमेज के फॉर्म में दिखा दिया, जो इमेज हमने यहां से भेजी थी अपनी, वही आपको, ये जो आप देख रहे हो ना मोबाइल पे, ये एक्चुअली 1000 या लाखों टुकड़ों में बढ़ जाता है और आपके हमारे मोबाइल से आप तक पहुंचता है यूट्यूब में, और वापस ये इसको जोड़ देता है यूट्यूब। तो ये एक पैकेट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं हजारों लाखों। तो ये पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। What was the first network that planted the seeds of internet? वो कौन सा पहला नेटवर्क था जिसने इंटरनेट की शुरुआत करी, इंटरनेट का वजूद रखा, पहला बीज बोया इंटरनेट का? वो था ARPANET। हमने आपको बताया था मिलिट्री डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया जो था वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आगे बढ़ गया था, उसने अपनी स्पुतनिक 1 सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी, और अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। उसी कोल्ड वॉर के चक्कर में अमेरिका ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने सबसे पहले एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश करी जो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके दूर बैठे बैठे, लेटरबाजी या टेलीग्राफ ना करना पड़े, सीधे एक नेटवर्क, एक वायर इलेक्ट्रॉनिकली वहां से यहां पहुंचा जा सके। तो ARPANET की शुरुआत करी थी, और इसी से सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया था। ठीक है, पहले क्या होता था, सैटेलाइट ऊपर जाती थी, फोटो मोटो खींच के वापस पानी में गिरती थी, हम उसमें से डेटा निकालते थे, उस फोटो को छांटते थे और बताते थे ये मिला हमें ऊपर जाके अंतरिक्ष में। लेकिन ARPANET आने से ये चीजें थोड़ी सी और आसान हो गई। ठीक है, ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये रट्टा मान लीजिएगा, इसमें इसको समझ में नहीं आएगा ये क्यों होता है, क्या नाम है इसका, इसे रटना पड़ेगा आपको। ARPANET का होता है एडवांस रिसर्च, ये एक प्रोजेक्ट था, रिसर्च प्रोजेक्ट था डिफेंस डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने नाम रखा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, द कोडिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करा जाता है डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, पेज बनाने के लिए? हमने कहा था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करा जाता है, HTML। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है एक्चुअली, ये इसको सही वर्ड बोला जाए तो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है, एक स्क्रिप्ट तैयार करती है लैंग्वेज की। ठीक है, उसे कहते हैं HTML। कोई इमेज तो हमारे पास अभी है नहीं HTML की, नहीं तो हम आपको दिखाते, ऐसे ऐसे है ना, ब्लॉक में डिले, फिर है ना होम, ऐसे करके ये लैंग्वेज बनती है स्क्रिप्टेड, इसे कहते हैं HTML। ऐसे बनती है लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज ये होती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पे HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। क्या है, विच इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड, वीडियो, अदर मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब्स? कौन सा सेट ऑफ रूल्स है, कौन सी नियमावली है, कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके तहत फाइल्स एक्सचेंज होती है और डेटा एक्सचेंज होता है? हमने बताया था आपको HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थ्योरी में हमने इसका फुल फॉर्म लिखा दिया, हम बार बार नहीं लिखवा सकते। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, विच इज द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की सिंपल कम्युनिकेशन, साधारण कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल कौन सा है? हमने आपको पहले ही बताया था, इंटरनेट जो काम करता है वो एक प्रोटोकॉल पे काम करता है, जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। उसका नाम है TCP/IP। TCP/IP मतलब, लिख देते हैं हम आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP आपको तो पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, अब इसको क्या लिखाऊं मैं, ये तो बेसिक चीज है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP/IP पे काम करता है, आंसर इज दिस वन, TCP/IP। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रख लीजिए TCP/IP का। टू सेंड, विच इज टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल, विच वन इज टू सेंड टू एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक, कौन जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल पे डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए काम आता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको SMTP। ईमेल जो है ना वो 3 चीजों पे काम का, ईमेल जो है ना वो SMTP पे काम करती है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो पहले ईमेल आईडीज हुआ करते याहू वगैरह या रेडिफ या हॉटमेल जो चलती थी वो SMTP पे चलने लगी। अब थोड़ा एडवांस हो गया, मीम आ गया है, MIME, मल्टीमीडिया इंटरफेस करके एक्सचेंज करके आ गया, मीम आ गया है। ठीक है, FTP भी है, ऐसी बात नहीं है, ये भी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीम भी आ गया है। आइए मीम का एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं, मैं भी भूल गया हूं थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है मीम, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था लेबर इंस्पेक्टर, मीम का फुल फॉर्म आया था। मीम फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। मीम याद रख लीजिए क्योंकि ये एक बार आ चुका है मीम का। ठीक है ना, मीम का फुल फॉर्म आ चुका है, ये है, हमने नेट पे सर्च कर दिया, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगर एस लग जाए तो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये है इसका, ये SMTP का ही पार्ट रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SMTP एंड मीम? बस मीम थोड़ा एडवांस वर्जन है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है SMTP का। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसीलिए एक्सटेंशन कहा गया है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये याद रख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, इसीलिए हमने आपको बोल दिया। एमपी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था और कई बार बैंक में भी पूछा जाता है, ये तो देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहा है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इसका आंसर है। ठीक है ना, SMTP का। विच प्रोटोकॉल हेल्प्स टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स के बीच में फाइल ट्रांसफर करने में कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर। अगर इंटरनेट की बात करी जाती तो HTTP आ जाता है, लेकिन नॉर्मल की बात करिए तो FTP आएगा। कंटेन्स द बेसिक सॉफ्टवेयर यू नीड इन ऑर्डर टू फाइंड रिट्रीव, contains the basic software you need in order to find, retrieve, view and send information over the internet। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि देखने के लिए, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, पाने के लिए, ढूंढने के लिए काम आता है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से ही आप इंटरनेट चला सकते हो, वेब ब्राउजर, क्रोम। ठीक है, ये सब क्या वेब ब्राउजर है। जनरली टू सेंड डेटा फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर, इंटरनेट इज कॉल्ड। जनरली टू सेंड डेटा फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट कंप्यूटर और इंटरनेट पे, ऐसे क्या कहते हैं? अपलोडिंग कहते हैं। अगर हमें डेटा पाना है तो उसे डाउनलोडिंग कहेंगे, और हमें डेटा भेजना है तो उसे अपलोडिंग कहेंगे। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ही करता है ये चीजें। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ऐसा होता है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग द डेटा। इंटरनेट में भी यही होता है। ठीक है, अपलोड है, हमें किसी को फाइल भेजनी तो अपलोड करना पड़ेगा हमें। हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में, मतलब हम आप तक पहुंचाएंगे, तो अपलोडिंग ही तो हुई। अब वेब एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड अ, वेब एड्रेस क्या कहलाता है? हमने आपको बताया था वेबसाइट का एड्रेस क्या है, URL है, www.mpedia.in URL है, www.mppsc.com URL है। ठीक है, ये URL, www.youtube.com ये क्या है? URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। वेब एड्रेस को URL भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर गेनिंग एक्सेस टू द इंटरनेट इज थ्रू, सबसे कॉमन मेथड क्या है इंटरनेट एक्सेस पाने का? किसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। प्रोवाइडर और होस्ट कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए और एक होस्ट कंप्यूटर चाहिए जो इंटरनेट को एक्सेस कर सके, इसीलिए प्रोवाइडर और होस्ट कंप्यूटर। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, 2014 में आया था यूपीएस के रीजनल रूरल बैंक में। से प्रोवाइडर और होस्ट कंप्यूटर। कोऑपरेटिव बैंक भी एक तरीके से रीजनल रूरल बैंक का ही पार्ट समझ सकते हैं आप, मतलब उसी टाइप के पेपर्स आएंगे क्वेश्चन, तो आरआरबीज के क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा। प्रोवाइडर और होस्ट कंप्यूटर इसका आंसर। व्हेन अ रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड इंटरनेट टेलीफोनी, इसका आंसर है। यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया, बहुत अलग ही इजी है। रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड। दो लोग, कई लोग आपस में कॉल करते हैं इंटरनेट के थ्रू, फोन के थ्रू नहीं, डायल अप नेटवर्क के थ्रू नहीं, मतलब आप BSNL MTNL या उसके थ्रू नहीं, इंटरनेट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग, वाइबर कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मैसेंजर कॉलिंग, ये सब का है वॉइप, इंटरनेट टेलीफोनी, मतलब इसको वॉइप भी कहा जाता था। ठीक है, वॉइप,
वॉइप क्या होता है? वॉइप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वॉइप फंक्शन है, ये जो टेक्नोलॉजी से वॉइप टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉलिंग होना। सन 2004-5 में जब पहली बार वॉइप के बारे में शुरुआत हुई थी तो गूगल कॉल से हमने वॉइस कॉलिंग करी थी एक बार, याहू मैसेंजर से नहीं हुई थी, गूगल से जरूर हुई थी, गूगल टॉक से करी थी। 2004-2005 की बात बता रहा हूँ, 10-12 साल 15 साल पुरानी बात है। तब ये नई चीज, तब हम फोन लगाते 2 रुपए पर कॉल जाता था, 2 रुपए पर मिनट, 3 रुपए पर मिनट, तो 2 रुपए की कीमत भी बहुत हुआ करती 2004-2005 में, ठीक है। 5 रुपए की तो एक कचौड़ी आती थी 3-4 रुपए की। तब हम वॉइप करते थे, अपने दोस्तों से बात कर लेते थे, कनेक्शन टूट जाता था, कट हो जाता था, थोड़ी देर बात होती थी, डिस्टर्बेंस बहुत होता, नॉइज बहुत होती थी, लेकिन काम चल जाता था, जो मैसेज पहुंच जाते थे, हमारे थोड़े पैसे बच जाते थे। तो वॉइप के ऊपर हमने काम किया है, सिर्फ हम बता रहे हैं, इंटरनेट टेलीफोनी कह सकते हो आप इसे, वॉइप टेक्नोलॉजी पे काम करता था वॉइप। आइए, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज, आपको कोई सामान बेचना है OLX पे, ई कॉमर्स, क्योंकि OLX ई कॉमर्स कहते हैं उसे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, Azio.com, मिंत्रा, ये सब क्या ई कॉमर्स है, ठीक है। इसका आंसर HTML एंड XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस स्पेशली डेवलपमेंट फॉर द वेब। यस, वेबसाइट के लिए बनी है। आर बेस्ड ऑन HTML, इंडिपेंडेंट नहीं, HTML पे तो नहीं है ये। स्पेशली डेवलपमेंट फॉर द वेब, HTML XML आर मार्कअप लैंग्वेज, वेबसाइट के लिए बनी है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ISDN, पहले एक ISDN कनेक्शन भी हो जाता, डायल अप के बाद DSL से पहले एक ISDN कनेक्शन भी आया था, थोड़ा स्पीड, ज्यादा तेज स्पीड होती थी। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसको कहते थे इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN नेटवर्क होता था। अब ये पूछेंगे नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है, ISDN कनेक्शन होते थे तब। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क गांव में, तब तो अभी भी 5-6 साल पहले तक था गांव कुछ यारों में, लेकिन अब पता नहीं है या नहीं, अब ये इसका इस्तेमाल नहीं होता। फिर भी याद रख लीजिए, कभी पूछ लिया ISDN नेटवर्क आपसे, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहे हम, इंटरनेट पढ़ा रहे हैं, नेटवर्किंग की अलग क्लास होगी, ठीक है। Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन? कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन? कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो हर कंप्यूटर में लगता है अगर वेबसाइट के बेस में इंफॉर्मेशन चाहिए? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल है। 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ यूआरएल के 2 बेसिक पार्ट्स क्या हैं? TCP, FTP, ये तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, डेटा को इधर उधर करने के काम आता है। TCP तो प्रोटोकॉल है अलग। यूआरएल मैंने बोला ना, वेब एड्रेस, वेबसाइट का नाम ही यूआरएल होता है। क्या करता है? एक होता है प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस होगा इसका, और इसका डोमेन नेम होगा, आईपी एंड डोमेन नेम। आंसर इज ई, द प्रोटोकॉल। यूआरएल का एक प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस होता है, और एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम ही उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो एक जेन्युइन और एक ऑथेंटिक यूआरएल कहलाता है। एक यूआरएल के 2 पार्ट है, प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम, ठीक है ना। Which of the following must be contained in a URL? इनमें से कौन सा यूआरएल का एक पार्ट है? अच्छा, वो भी यही था क्वेश्चन। प्रोटोकॉल तो हो गई होगा, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, वो एक यूआरएल के अंदर उसका प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करेगा कि इसका एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है, 192.168.2255.01 क्या है वो, ठीक है ना। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होगा। www तो लगेगा उसके अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एक यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम होगा, एक डोमेन नेम होगा, ठीक है। yahoo.com, youtube.com एक यूनिक डोमेन नेम होगा, www.youtube.com होगा, उसके पीछे एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर लगा होगा, मतलब एक उसका आईपी एड्रेस हो गई होगा। तो इसका आंसर ये है यूआरएल का, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www.unique registered domain name। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि टफ आ सकते हैं, आए भी हैं, कंपटीशन ज्यादा है, लाखों भरेंगे तो पेपर तो टफ बनेगा ही बनेगा। Which of the following functions are not performed by server? सर्वर के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता? आर नॉट परफॉर्म बाय, ठीक है ना।
सर्वर ईमेल प्रोसेसिंग करती है डेटाबेस शेयरिंग करती है प्रोसेसिंग, वेबसाइट करती है वेबसाइट को प्रोसेस करती है, बिल्कुल बफरिंग करती है, चलाती है, स्टोरेज करती है, कई रिसोर्सेज का स्टोरेज होता है सर्वर के पास, वर्ड प्रोसेसिंग करती है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाती है, वर्ड को टाइप करवाती है, नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट HTML वेब पेज होता है। वर्ड प्रोसेसिंग इसका आंसर है, सर्वर वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करती। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है उसका क्या नियम है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स ही तो है HTTP, वो ही कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर करवाती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, TCP IP प्रोटोकॉल्स हैं। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, कंप्यूटर्स के बीच, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, शिट 2 बार आ गया। चलिए, POP डिनोट्स, POP क्या है, बहुत अजीब सा नाम है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, लॉजिक बता दूंगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक बार यही प्रोटोकॉल को पोस्ट ऑफिस में एक इंप्लीमेंट करके देखा था गवर्नमेंट ने, अमेरिका की। पोस्ट ऑफिस के अंदर प्रोटोकॉल डाला, डेटा यहां से वहां डालना। एक पोस्ट ऑफिस में हम कोई मेल करते थे या हम कोई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करते थे, तो उसकी जानकारी इंटरनेट के थ्रू यहां वहां पहुंच जाए, तब उसके लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए पड़ता था कि इसी नियम के थ्रू वहां पहुंचे, हर जगह ओपन में ना फैल जाए वो जानकारी। जिसके पास ये प्रोटोकॉल होगा एक्सेस, वो ही ये जानकारी ले सके, तब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोल दिया गया था उसे, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पूछा गया POP डिनोट्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कोई पोस्ट ऑफिस में चला के देखा गया तो सक्सेस हुआ था। द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन बट ऑफर्स फास्टर एक्सेस स्पीड देन डायल अप नेटवर्क, ऐसा इंटरनेट एक्सेस जिसमें फोन लाइन की जरूरत पड़ती है लेकिन डायल अप से तेज चलता हो। हमने बताया था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL नेटवर्क, इसमें भी फोन लाइन होती है, फोन आता है तो नेटवर्क या कनेक्शन कटता नहीं है, बस स्लो हो जाता है लेकिन चलता है। लेकिन डायल अप में तो टूट जाता है बार बार, बहुत स्लो चलता था डायल अप, ठीक है ना। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सबसे तेज चलेगा फाइबर ऑप्टिक्स का, लेकिन यहाँ पे फोन लाइन की बात करिए, फाइबर ऑप्टिक्स में फोन लाइंस नहीं होती। देखते आगे कुछ बचा है या नहीं, खत्म हो गया क्या, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कौन यूज करता है, कौन सी सर्विस यूज करती है, SMTV, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करती है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करती है, FTP भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यूज करती है। आंसर इज 2, 3, 4, ये नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, आंसर जो है ना इसका नन ऑफ दीज बनेगा। एक्चुअली जो इसका सही आंसर है ना वो है 2, 3 एंड 4। TFTP कुछ नहीं होता, DHCP भी कुछ नहीं होता, SMTP होगा, HTTP होगा, FTP भी होगा, 1 तो होगा ही नहीं। 2, 3, 4 नहीं, 2, 3, 5 है तो आंसर, सॉरी B है ना, 2, 3, 5, ओके गलती हो गई, आंसर इज 2, 3 एंड 5, 2, 3, 5 आंसर है तो B इसका, SMTP, HTTP, FTP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट IP एड्रेस, अपना लैपटॉप का IP एड्रेस खोल के देख लीजिएगा, ऐसे ही मिलता जुलता मिलेगा। इंडिया के अंदर हर IP एड्रेस या BSNL हो या MTNL हो, एयरटेल हो या जियो, 192, 168, 255, 01 ऐसा कुछ मिलता जुलता बनेगा। ये 2 तो स्टैंडर्ड है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इसीलिए इसको प्राइवेट कहते हैं, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, ये सिक्योर्ड है, ये इंडिविजुअल का होता है, इसे हर कोई एक्सेस नहीं कर पा सकता, ये आपके लैपटॉप का, आपके मोबाइल का रहेगा। तो 192, 168 जरूर पकड़ लीजिएगा, ये आपका प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है। ज्यादातर सारे IP एड्रेस ऐसे ही होते हैं। आंसर्स बने, ये भी लॉजिकल था थोड़ा, आपने देखा होगा तो आप बता देंगे जिसने करा है IP, मैंने बहुत काम किया इंटरनेट पे इसलिए मुझे पता है। A term relating to sending data to a satellite, सैटेलाइट को डेटा भेजने के टर्म को क्या कहते हैं, अपलिंक, अपलिंक द डेटा, इसको अपलिंक या अपलोड, जहां भी दूर भेजना हो ना अपलोड या अपलिंक आ जाए तो लगा दीजिएगा, जहां भी लेना हो में डाउनलोड या डाउनलिंक आ जाए तो लगा दीजिएगा, ये अपलिंक है, हमें भेजना है अपने यहाँ से। व्हाट इंक्लूडेड इन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के अंदर क्या क्या होता है,
डोमेन नेम होता है, बिल्कुल होता है। यूजर नेम होता है, ठीक है। यूजर नेम होगा पहले, फिर डोमेन नेम होगा। आंसर इज बी, यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। मतलब एम्पीडिया 123 ये यूजर नेम हो गया, @gmail.com ये डोमेन नेम हो गया। ये यूजर नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया। यूजर नेम इज फॉलोड बाय डोमेन नेम। आंसर इज बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? इसमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? हैश लगता है ईमेल एड्रेस में, साइन लगता है, अंडरस्कोर बिल्कुल लगता है, स्पेस नहीं लगता। तो इसका आंसर जो है वो सी है, स्पेस कैन नॉट बी अ पार्ट। स्पेस नहीं लगा सकते आप जब भी ईमेल एड्रेस बनाएंगे। अगर आपने स्पेस डाल दिया तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस हो जाएगा। कभी भी ईमेल आईडी यूजर नेम स्पेस लगा के नहीं बनता, ठीक है। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम। स्पैम कहा जाता है, जितने भी स्पैम में उल्टे सीधे ईमेल आते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। Which folder contains copies of messages that you have started but you are not yet to ready to send? ऐसे मैसेजेस जो आपने बना लिए हैं लेकिन आप अभी भेजना नहीं चाह रहे, आप अभी भेज नहीं रहे, तो वो ड्राफ्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ड्राफ्ट बन जाते हैं, उन्हें ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। लाइए आपको एक करके दिखा दें आप। हम गूगल, हमने अपना जीमेल खोला, ठीक है। एक हमने कंपोज किया, हमने mpedia12@gmail.com लिखा, ठीक है। ये ले लिया हमने। सब्जेक्ट हमने रखा कंप्यूटर, डाल दिया, कंप्यूटर्स डाल दिया। हमने कोई मैसेज टाइप किया और अभी हम इसे भेजना नहीं चाह रहे, तो ये ड्राफ्ट सेव लिखा गया, देखिए, ठीक है। ये ड्राफ्ट सेव, अभी हम भेज नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको मिनिमाइज कर दिया, अभी वापस खोलेंगे, अब ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसे छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ कहीं और चले जाते हैं, तब ये ड्राफ्ट में पहुंच चुका होगा। ये रहा, ये पड़ा ड्राफ्ट में चला गया। ये हमने इसे भेजा नहीं है, ड्राफ्ट में चला गया। हम वापस पूरा तैयार करके भेज सकते हैं। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट में करना नहीं, मतलब ये ड्राफ्ट में चला जाता है ऐसा। इसका आंसर है ड्राफ्ट्स। वो मैसेजेस जो तैयार नहीं है भेजने के लिए, तैयार हो गए हैं लेकिन भेजा नहीं है, उन्हें ड्राफ्ट्स में चला जाता है, ड्राफ्ट्स कहलाते हैं। द इंटरनेट इज वेबसाइट होस्ट सर्वर क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, इसीलिए उसे इंटरनेट बोलते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्क के समूहों का समूह है, ठीक है। ये इंटरनेट का हो गया, लॉजिकली पूछा जाए। अ प्रोग्राम ईदर टॉक और म्यूजिक दैट इज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड अ पॉडकास्ट। कोई भी चीज, ऐसा प्रोग्राम जिसमें सुनना हो, म्यूजिक सुनना हो, या कोई आवाज सुनना हो, कोई किताब को सुनना हो, या कोई डेटा सुनना हो, तो उसे कहते हैं पॉडकास्ट। ये आप जानते होंगे, आजकल के दौर के बच्चे करते हैं यूज पॉडकास्ट का इस्तेमाल। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम क्या है? हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम है, वर्टिकल है, क्लाइंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड हिरार्किकल नेमिंग सिस्टम। हमने आपको डेफिनेशन बताया था हिरार्किकल नेमिंग सिस्टम, हिरार्की है, रूट नेम सर्वर, टीएलडी नेम सर्वर, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। हिरार्की, 3 हिरार्की डोमेन की, डीएनएस की हिरार्किकल नेमिंग सिस्टम है। एचटीएमएल क्या है? प्रोग्रामिंग वेब ब्राउजर है? नहीं। नेटवर्क प्रोटोकॉल है? नहीं। नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक्चुअली ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर ले, या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जोड़ सके, उसको कोरिलेट कर सके। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आसानी से इंटरलिंक कर सके, उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आएगा। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दिख जाए या सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दिख जाए, तो आंसर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जरूर लगाइएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह, नहीं तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगा दीजिएगा।
SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज बिटवीन यूजर एंड द मेल सर्वर। हमने आपको बताया था ईमेल किस पे काम करता है? SMTP पे। फिर मीम पे भी काम करता है, और भी चीजों पे करता है, लेकिन FTP पे भी करता है, लेकिन सबसे पहले SMTP पे काम करता था। ईमेल यूजर्स मेल सर्वर के मेल सर्विस के लिए काम आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसलिए बोला गया इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? इसमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? कौन सा नहीं है? डायल अप नहीं है। डायल अप तो टेलीफोन की लाइन पे होता था, वो टेलीफोन के तार पतले वाले लगते थे, वो डायल अप है। केवल ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, DSL फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही तो है। DSL भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, BSNL देती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड के थ्रू होता है, डायल अप नहीं है। इसका आंसर है डायल अप। डायल अप कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा अगर पसंद आए। नहीं आए तो जो पढ़ना चाहता है उसको बता दीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसा लगे वैसा कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा नेटवर्किंग। उम्मीद है इंटरनेट से कुछ ज्ञान आपको मिल जाए, कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो जाए, एक दो भी हो जाए तो मैं समझूंगा बहुत बड़ी बात है 1 घंटे के लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेटवर्किंग। आज ही पढ़ना था, ये खुद 1-1.5 घंटे का हो गया, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं तो आपको काफी कंजेशन हो जाएगा ब्रेन में, इसीलिए बेहतर है कि गैप लेके पढ़ लेते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन मिलते हैं नेटवर्किंग के। बाय।